अस्सलाम वालेकुम, मैं और जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 2026 के पहले हाफ में नुमाया पेशरफ की है। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए 10 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग की मंजूरी दे दी है और इनमें से 9 कंपनीज ने कामयाबी से अपने IPO मुकम्मल करते हुए 20 अरब रुपए से ज़ायद इन्वेस्टमेंट हासिल की है, जबकि एक कंपनी की बुक बिल्डिंग आइंदा दिनों में मुतवक्के है। IPOs की ऑफर्स खित्ते में कशीदगी और गैर यकीनी सूरत-ए-हाल के बावजूद सामने आई हैं, जिससे पाकिस्तान की इक्विटी मार्केट पर इन्वेस्टर्स के एतमाद का इजहार होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक लोकल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की भरपूर शिरकत के साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में बेहतरी और रिफॉर्म्स ने इस ट्रेंड को मजबूत किया है। IPOs इकोनॉमी के मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं, जिनमें टायर मैन्युफैक्चरिंग के साथ पेट्रोलियम और डेयरी के अलावा इस्लामी इंश्योरेंस और पोल्ट्री जैसे सेक्टर्स भी शामिल हैं। दीगर सेक्टर्स में रियल एस्टेट के साथ टेक्नोलॉजी और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के साथ स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज भी शामिल हैं। अब इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट पहले के मुकाबले में ज़्यादा डाइवर्सिफाई हो रही है। सर्विस लॉन्ग मार्च टायर्स लिमिटेड ने 7.7 अरब रुपए के साथ सबसे बड़ा IPO लॉन्च किया। सितारा पेट्रोलियम ने 4.8 अरब रुपए इकट्ठे किए और इसका IPO सिर्फ 8 मिनट में मुकम्मल तौर पर सब्सक्राइब हो गया, जबकि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की डिमांड ऑफर्ड शेयर से 7 गुना ज़्यादा रही। गनी डेयरीज ने 3.4 अरब रुपए हासिल किए और पाकिस्तान की पहली लिस्टेड कॉर्पोरेट डेयरी फार्म बन गई। वैदत पोल्ट्री फार्म्स ने तकरीबन 1 अरब रुपए इकट्ठे किए। पाक कतर जनरल तकाफुल लिमिटेड पाकिस्तान की पहली लिस्टेड नॉन लाइफ तकाफुल कंपनी बन गई है और इसके IPO में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने ऑफर्ड शेयर से 21 गुना ज्यादा सब्सक्रिप्शन दी, जबकि 13,000 से जायद रिटेल इन्वेस्टर्स भी शरीक हुए। इस दौरान सिग्नेचर रेजिडेंसी के साथ साथ JS रेंटल और ES और सिलेक्ट वन स्पेक टेक्नोलॉजीज की लिस्टिंग ने इन्वेस्टर्स के लिए नए इन्वेस्टमेंट के मौके पैदा किए। SECB के मुताबिक लिस्टिंग के अमल को मजीद आसान बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों को इन्वेस्टमेंट की तरफ लाया जाए और कंपनीज को बैंक कर्जों के बजाय कैपिटल मार्केट से सरमाया हासिल करने की तरगीब दे। अब ये IPOs कितना एक एतमाद का इजहार है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर, और आगे आने वाले दिनों में क्या मजीद इस तरह के बड़े IPOs भी आ सकते हैं और उससे हमारी मार्केट कितना एनहांस हो सकती है, लोगों को इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ कितनी मिल सकती हैं, इस पर हम बात करेंगे। ओवैस अशरफ साहब से, डायरेक्टर रिसर्च हैं AKD सिक्योरिटीज़ के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ओवैस साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अभी 10 IPOs होना और इसमें से चंद एक तो बहुत ही जल्दी कंप्लीटली सब्सक्राइब हो गए, कितना इस वक्त नए इन्वेस्टर्स का और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस है इन IPOs पर, पाकिस्तान की कंपनीज पर और स्टॉक मार्केट पर? देखिए, जो टोटल अमाउंट रेज हुई है अभी तक स्टॉक मार्केट के थ्रू, इन 9 IPOs के थ्रू, वो तो 20 अरब रुपए की है, लेकिन उसके अगेंस्ट जो आपको बिड्स मिली हैं वो तकरीबन 130 अरब रुपए के करीब है। तो इससे आपको अंदाज़ा होता है, पता चलता है कि ये जो इन्वेस्टर ने कोई तकरीबन 7 टाइम्स आपके लिए पैसे आपको दिए हैं, जो कि आपकी डिमांड बहुत ही कम थी। मतलब आपकी डिमांड से 7 टाइम ज़्यादा इन्वेस्टर ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया है और इन IPOs में पार्टिसिपेट किया है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस तो है। वही चीज़ हम KSE 100 का जो हमारा ब्रॉडर लेवल का इंडेक्स है, जो कि KSE 100 है, उसमें भी हम वो चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो अभी तक तकरीबन 3 टाइम्स बढ़ चुका है पिछले 3 साल के अंदर। तो ये तीसरा फिस्कल ईयर है जो हम पॉजिटिवली क्लोज़ कर चुके हैं। इस साल भी मार्केट ने 45% का तकरीबन रिटर्न दिया। पिछले 2 साल भी मार्केट पॉजिटिव रही। तो कम्युलेटिवली मार्केट जो है वो, अगर किसी के पास 1 रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया था तो 3 टाइम्स हो चुका है। इसी तरह इन्वेस्टर बेस की बात करें तो जो हमारे रिटेल क्लाइंट्स हैं, वो जो आपके अकाउंट्स होते हैं स्टॉक मार्केट पे, वो तकरीबन 3 लाख से बढ़ के 5.5 लाख हो गए इस साल में। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो काफ़ी ऑप्टिमिज़म है उनका एक्विटीज़ की तरफ। इसकी काफ़ी सारी वजूहात हैं, क्योंकि पिछले 2-3 साल से हमारी डॉलर स्टेबिलिटी रही है। इस साल भी डॉलर एप्रिशिएट किया है तकरीबन 2%। पिछले साल थोड़ी डेप्रिसिएशन थी, लेकिन उससे पिछले साल एप्रिसिएशन थी। तो हम देखें तो अगर ओवरऑल तो डॉलर एप्रिशिएट ही किया पिछले 3 सालों के अंदर। तो उसकी वजह से बहुत सारी एसेट क्लासेस जो हैं हमारी, उसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो इतनी फेवरेबल नहीं रही इन्वेस्टर के लिए। इन्वेस्टर्स कमोडिटीज़ में करते थे। कमोडिटीज़ में भी हमारे जो गवर्नमेंट ने फिस्कल इंसेंटिव्स दिए हैं, कोई चीपर लोन्स दिए हैं, फिर सीड की अवेलेबिलिटी बेहतर की है, फिर एग्रीकल्चर क्रेडिट को थोड़ा सा बेहतर किया है, फिर डायरेक्ट बाइंग की तरफ गए हैं बैंक्स के फार्मर्स को
डायरेक्ट फाइनेंसिंग प्रोवाइड की जाए। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फूड की अवेलेबिलिटी भी अच्छी रही और रिकॉर्ड प्रोडक्शंस भी देखी। उस वजह से जो आप कमोडिटीज़ है उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट जो है वो लोगों की थोड़ी कम रही। सही। तो आगे चल के भी हम देखते हैं कि ये ट्रेंड जो है कंटिन्यू करेगा, क्योंकि जो हमारे रिसेंट मंथ्स में डिप्लोमेटिक अचीवमेंट्स की हैं वो भी लोकल इन्वेस्टर का भी कंफर्ट उसके ऊपर बनेगा और फॉरेनर्स का कंफर्ट भी बनता हुआ नज़र आएगा, सही। जो पिछले तकरीबन 3-4 साल से मार्केट में नहीं। और वैसा भी जो 10 IPOs हुए इसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे अलग अलग तरह के सेक्टर्स कवर्ड हैं। इसमें टेक्नोलॉजी भी है, इसमें टायर मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, इसमें ऑयल कंपनीज, इस्लामिक इंश्योरेंस, डेयरी, पोल्ट्री, ये सब बड़े अच्छे तरीके से इसमें कवर हुआ है। तो अब ये अपनी एक्सपेंशन करेंगे, अपनी प्रोडक्टिविटी बेहतर करेंगे, इतनी एपेटाइट हमारी लोकल मार्केट में मौजूद है और फिर हमारी एक्सपोर्ट्स भी इससे बढ़ सकेंगी, इन्वेस्टर्स को प्रॉपर डिविडेंड मिल सकेंगे, इतना इन कंपनीज में पोटेंशियल मौजूद है। देखिए पोटेंशियल तो है। अभी आपने 60 बिलियन प्लस की हम इंपोर्ट करते हैं, तो वो उसकी सब्सटीट्यूशन तो आपने करनी ही। तो वो जो भी आपको सेक्टर या कंपनी उसकी सब्सटीट्यूशन प्रोवाइड करेगी या आपको कंज्यूमर प्ले देगी, तो इन्वेस्टर उसमें हमेशा ही इंटरेस्टेड रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट भी उसको समहाउ इंसेंटिव दे के कुछ प्रोटेक्ट करना शुरू करेगी। जैसे कि हमने अब इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ देखे हैं कि इंडस्ट्रीज़ पे बोझ नहीं डाला, कंज्यूमर्स की थोड़ी सी टैरिफ रैशनलाइजेशन की गई है। और नेक्स्ट स्टेप में भी जो सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोवाइड करती थी रेजिडेंशियल को, वो भी थोड़ा सा कब करेगी और उसको रैशनलाइज करेगी। लेकिन साथ साथ इंडस्ट्री के लिए कोशिश कर रही है कि जो उनको इंक्रीमेंटल चार्जेस पड़े वो इतने कम हों कि वो दूसरे फ्यूल्स की तरफ नहीं जाएं और एक्सपेंशन के बारे में भी सोचें और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए भी सोचें। रिसेंट बजट के अंदर गवर्नमेंट ने एक और इकदाम किया है कि 80% जिन कंपनीज़ की एक्सपोर्ट ज़्यादा है उनके ऊपर जो सुपर टैक्स का सरचार्ज था 8% का, वो भी वेव ऑफ कर दिया। तो इससे भी काफ़ी सारी कंपनीज़ जो 60% पे हैं या 70% पे हैं अपने टर्नओवर का एक्सपोर्ट्स में, वो कोशिश करेंगी कि वो उस बेंचमार्क की तरफ जाएं। तो उससे भी हमें एक्सपोर्ट्स में भी मदद मिलेगी और हमारा जो करंट अकाउंट है वो भी बेहतर होगा। और वह सब ये इन IPOs का बुनियादी मकसद क्या होता है? इन्वेस्टर जो इसमें फिर इन्वेस्ट करने आते हैं उनकी इन्वेस्टमेंट कितनी सेफ़ होती है? चूँकि हमने देखा पिछले 4-5 महीनों से मार्केट में बड़ा एक डाउनवर्ड सा ट्रेंड भी आया, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ने मार्केट को डिस्टर्ब किया, उसके बावजूद भी इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बरकरार है। तो अब इस वक्त अपने लोअर रिस्क पर है मार्केट, उसमें कोई ऐसी रिस्क वाली बात तो नहीं है नए इन्वेस्टर्स के लिए? लेकिन जब तक आपकी करेंसी कंट्रोल के अंदर है तो मार्केट में कुछ सच आपको रिस्क नज़र नहीं आता। करेंसी आपकी यहाँ से 2 वजह से हिल सकती है, या तो कोई बहुत ही अब्रप्ट जो पॉलिटिकल शॉक आ जाए, लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट ने पिछले शॉक को हैंडल किया है कि हमारा अपार्ट फ्रॉम फ्यूल प्राइसेस आपको किसी ख़ास चीज़ के अंदर इतना सिग्निफिकेंट सर्च नज़र नहीं आया और आपको हर चीज़ की अवेलेबिलिटी भी एम्पल रही है। तो उस चीज़ से तो गवर्नमेंट की जो स्टैंडिंग है कि उसकी कंट्रोल है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो ये चीज़ मेरा ख्याल है कि इन्वेस्टर के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। और दूसरा, कोई आपकी पॉलिटिकल रिजीम में चेंज जब तक नहीं आता तो ये आपको सिस्टम कंटिन्यूटी भी लगेगी और इन्वेस्टर मेरा ख्याल है कि ट्रस्ट भी रहेगा। तो ये दोनों चीज़ें तो अभी फ़िलहाल कुछ इसके चांसेस काफ़ी मिनिमम लग रहे हैं। तो इस वजह से हमारा ओपिनियन ये है कि इक्विटीज़ अभी भी फेवरेबल रहेंगी और इन्वेस्टर इंटरेस्टेड रहेंगे स्टॉक मार्केट के अंदर। सही। और आने वाले दिनों में कुछ बड़े IPOs अगर होते हैं तो वो भी फिर नए इन्वेस्टर के लिए, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर लिए जा सकते हैं, चूँकि अब जो एक जंगबंदी वाला सिलसिला था वो प्रोलॉन्ग हो रहा है, हालात अब वक्त के साथ साथ बेहतर हो रहे हैं, तो आगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को इस वक्त ग्रैब करना चाहिए नए इन्वेस्टर्स को भी। जी बिल्कुल। इस IPO में ये होता है कि आपको बल्क में शेयर मिल जाते हैं। वैसे अगर आप मार्केट से इतनी क्वांटिटी परचेज करेंगे, जैसे हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इसमें पार्टिसिपेट कर लेते हैं, बुक बिल्डिंग में म्यूचुअल फंड्स कर लेते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज कर लेती हैं, बैंक्स कर लेते हैं, तो वो अगर वैसे उस स्टॉक की क्वांटिटी उतनी मार्केट से परचेज करने जाएंगे तो वो उनको नहीं मिलेगी। तो उनके लिए भी एक अपॉर्चुनिटी होती है कि एक नई कंपनी आ रही है, नया सेक्टर है या उसी सेक्टर में वो एक्सपोजर बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उनको वो एक बल्क में एक अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है।
तो उनके लिए भी इन्वेस्टमेंट जो वो करना चाह रहे होते हैं एक एवेन्यू मिल जाता है, और जो कंपनीज़ हैं उनको भी रिसोर्सेज मिल जाते हैं, और उनके जो अगर डेट बर्डन है या नहीं है अगर, तो वो ज़्यादा डेट ले सकते हैं और फिर वो एक्सपेंशन जो अपनी करना चाह रहे हैं या वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे चाह रहे हैं, तो वो उनको काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो दोनों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए भी विन विन सिचुएशन है और कंपनीज के लिए भी विन विन सिचुएशन। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे अशरफ साहब डायरेक्टर रिसर्च AKD सिक्योरिटीज़ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता ई स्पोर्ट्स खिलाड़ी अरसलान सिद्दीकी ने एक बार फिर दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। उन्होंने लास वेगास में होने वाले एवो 2026 के टेकन 8 टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया और फाइनल में उन्होंने जनूबी कोरिया के रैंगजू को सख्त मुकाबले के बाद 3-2 से शिकस्त दी है। और इस कामयाबी के साथ अब अरसलान सिद्दीकी, जिनको अरसलान ऐश भी कहा जाता है, उन्होंने ओवरऑल 8वां एवो टाइटल अपने नाम किया है। वो मुसलसल चौथी बार लास वेगास में एवो टेकन चैंपियनशिप के चैंपियन भी बन गए हैं। और इस साल टूर्नामेंट में दुनिया भर से 1355 खिलाड़ी शरीक थे, जिससे अंदाज़ा होता है कि कितना सख्त कॉम्पिटिशन था वहाँ पर। अरसलान सिद्दीकी की मुसलसल कामयाबियाँ ये साबित करती हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद इंटरनेशनल लेवल की सलाहियत रखते हैं। ई स्पोर्ट्स की आलमी सनत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है। कुछ तहकीकी अंदाजे ऐसे हैं जिनके मुताबिक बरसों में इस सेक्टर की मालियत कई गुना बढ़ने की तवक्को है और दुनिया भर में ई स्पोर्ट्स के नाजरीन की तादाद भी बढ़ती जा रही है, जो अब 60 करोड़ से भी तजावुज़ कर चुकी है। कई बिलियन डॉलर्स की अब ये इंडस्ट्री बन चुकी है। आमदनी के बड़े ज़राए में स्पॉन्सरशिप के साथ एड्स और फिर मीडिया राइट्स के अलावा लाइव टूर्नामेंट्स और स्ट्रीमिंग के साथ इन गेम परचेजिंग और कंटेंट क्रिएशन भी शामिल हो गए हैं। पाकिस्तान में भी ई स्पोर्ट्स अब आहिस्ता आहिस्ता बाकायदा प्रोफेशन बनता जा रहा है। टेलीनॉर पाकिस्तान के साथ HBL कनेक्ट और 313 मोबाइल जैसे इदारे मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन्स करवा चुके हैं। इसके बावजूद हम ये देखते हैं कि लोकल इंडस्ट्री को बेहतर इंटरनेट के साथ ज़्यादा स्पॉन्सर्स और मुस्तकिल बुनियाद पर टूर्नामेंट्स के अलावा हुकूमती सरपरस्ती और फिर जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर मौजूदा ये रफ्तार बरकरार रही तो आइंदा 3 से 5 साल या 7 सालों में पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स एक बहुत ही मजबूत इंडस्ट्री की शक्ल इख्तियार कर सकती है। अब इस सेक्टर में सिर्फ खिलाड़ी नहीं बल्कि कोचिंग के साथ कमेंट्री का भी स्कोप है, इवेंट मैनेजमेंट भी हो सकती है और इसके अलावा मार्केटिंग और फिर जो वीडियो प्रोडक्शन है उसके साथ साथ डिजिटल कंटेंट के भी वसी मौके। एक इंडस्ट्री में भी कई और ऐसे सेक्टर हैं, कई और ऐसी जॉब क्रिएशन है जो कि हो सकती है। और अब इसका स्कोप कितना है और एक्सपोजर कितना है, क्या इसको एज प्रोफेशन अपनाया जा सकता है, इस पर हम बात करेंगे। इमरान खान साहब CEO हैं रैप्टर गेम्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान के खिलाड़ी इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं, बड़ी कामयाबियाँ हासिल करते हैं, ख़ासतौर पर अरसलान हर टूर्नामेंट ही जीतते हैं। तो पाकिस्तान में इस वक्त ई स्पोर्ट्स या ई गेमिंग कितना मकबूल हो चुका है और एज इंडस्ट्री ये कहाँ पहुँच चुका है, एज प्रोफेशन भी इसको अपनाया जा सकता है? एक तो जी थैंक यू फॉर हैविंग मी, और आपका वैसे भी शुक्रिया। हमेशा आप इस बड़े अहम मौजू पे बार बार कवरेज भी करते हैं, बात भी करते हैं। वी नीड मोर पीपल लाइक यू। तो पहले तो आपका शुक्रिया। देखें, इस वक्त ई स्पोर्ट्स जो है वो एक ऐसा पेशा बन चुका है या एक ऐसा प्रोफेशन बन चुका है विच इज़ ओवर द नेक्स्ट 3 years आप देखेंगे इट विल कम्पीट विद ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स। अगर मैं आपको एक मिसाल दूं कि आज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं, लेकिन आज लाहौर में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन फीफा जो फीफा का ई स्पोर्ट्स इदारा है, उसके साथ लाहौर बीकन हाउस के साथ मिलके एक बाकायदा नेशनल क्वालिफायर होस्ट कर रहा है पाकिस्तान से बेस्ट ई स्पोर्ट्स में फ़ुटबॉल का टैलेंट ढूंढने के लिए। ये मैंने आपको इसलिए जिक्र किया कि आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम तो फाइटिंग गेम्स और ये 5% शूटर गेम्स की बात करते हैं, लेकिन इवन फीफा जैसे इदारे ने आपके स्पोर्ट्स इदारों के साथ मिलके पूरे पाकिस्तान में बेस्ट ई स्पोर्ट्स टैलेंट ढूंढने की मुहिम चलाई है। और आज उसका लाहौर में क्वालिफायर हुआ है, पिछले 4 महीने से क्वालिफायर हो रहा है और अगले पूरे साल 8-9 महीने क्वालिफायर चलता रहेगा। ये सिर्फ मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। इसी तरह काउंटर स्ट्राइक जैसे गेमों में, वैलोरेंट जैसे गेमों में अब आपके लोग आलमी सतह पे जीत के भी आए हैं। लास्ट मंथ 4th Thrive नाम की टीम PUBG ग्लोबल चैम्पियनशिप भी जीत के आई है इंडोनेशिया से। उसका वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो लड़के तो हमारे सामने पिछले 1 से 2 साल में एमेच्योर से प्रोफेशनल लेवल तक चले गए। और इस तरह की और कई मिसालें हैं डोटा में और उसमें इस साल की ही जो कि आलमी सतह पे विक्ट्रीज लेके आई हैं। और ये मैं सिर्फ प्लेयर्स की बात नहीं कर रहा, आपके कोचेज़ इंटरनेशनल टीम्स में कोचिंग और ट्रेनिंग का हिस्सा बन चुके हैं। आपके मुल्क की बहुत सारी ई स्पोर्ट्स के इदारे जैसे हम लोग हैं, रैप्टर हो गया या एनजिस वगैरह हो गए, वो आलमी सतह पे ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स की ब्रॉडकास्ट
प्रोडक्शन, डिज़ाइन, कमेंट्री, हर चीज़ कर रहे हैं। तो अगर आप ये देखें कि इस वक्त ई स्पोर्ट्स और गेमिंग जो है वो एज एन इंडस्ट्री, एज ए प्रोफेशन ओवरऑल बहुत फैलता जा रहा है, नॉट जस्ट इन प्लेइंग गेम्स, लेकिन जिस तरह आप अपनी इंट्रो में बता रहे थे उससे रिलेटेड जितने एस्पेक्ट्स हैं और उसमें बहुत लोग का किरदार है। देखिए, हम इंडिया वगैरह की बात भी करते हैं कि जी हर किस्म की इंडस्ट्री वहाँ ग्रो की बिकॉज प्राइवेट सेक्टर सामने आया, चाहे वो IPL हो, ये हो, कोई और चीज़ हो, प्राइवेट सेक्टर का बड़ा रोल होता है। ई स्पोर्ट्स के अंदर प्राइवेट सेक्टर ने बहुत अच्छा हाथ बढ़ाया है पिछले 3 से 4 सालों में। आपने HBL का जिक्र किया, HBL ने काफ़ी टाइम और पैसा लगाया है। आप इस किस्म के और कई ब्रांड्स हैं, एलाइड बैंक है जो अब इसमें इन्वेस्ट कर रहा है, और इतने सारे और इदारे हैं जो कि फंड कर रहे हैं ताकि ये टैलेंट आ सके और ये इवेंट्स हो सकें। इसी तरह गवर्नमेंट लेवल पर अगर आप देखें, मैं पहले भी प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम का जिक्र कर चुका हूँ, बहुत फोकस के साथ काम कर रहे हैं। इस साल ई स्पोर्ट्स काउंसिल के साथ मिलकर PMYP ने जो रियाद हमारी टीमें जारी हैं नेशंस कप में पार्टिसिपेट करने के लिए, उनको भी सपोर्ट किया है, उनके लिए भी कोचिंग और फंडिंग का इंतजाम किया है। तो ये पूरे लेवल पे अब एक काम हो रहा है, क्योंकि देखिए एक चीज़ हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, आपके मुल्क में इस वक्त 51 मिलियन गेमर्स हैं एज पर इंटरनेट एंड मोबाइल डेटा, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा नंबर है, शायद ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स से ज़्यादा बड़ा नंबर है, और ये सारे प्राइम एज में हैं जहाँ पर ये ट्रेन हो सकते हैं और प्रोफेशन बना सकते हैं। अगर आप इसको इग्नोर करेंगे तो आप अपने रिस्क पे कर रहे हैं, लेकिन अगर आप इसको बढ़ावा देंगे तो नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये इकोनॉमिकली आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ बन जाएगा। अच्छा इमरान साहब, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुतालिक मेरा अगला सवाल है कि ये वीडियो गेम खेलकर पैसे कमाए कैसे जाते हैं या कैसे जा सकते हैं, क्योंकि एक कॉमन साइकी, एक हमारा परसेप्शन है हमारे यहाँ पेरेंट्स का कि वो फिजिकल स्पोर्ट्स तो अपने बच्चों को खेलने देंगे, लेकिन वो वीडियो गेम खेलने की हमेशा हौसला शेख नहीं करते हैं। कोई बच्चा अगर मुकर्रर वक्त से ज़्यादा वीडियो गेम खेलता हुआ नजर आएगा तो उसको डांटा भी जाएगा, उसको मना भी किया जाएगा। तो अब ये कैसे वो उस बच्चे को एक्सपोजर मिलेगा कि वो ये गेम खेले, इसको एज प्रोफेशन अपनाए और फिर इससे पैसे भी कमाए? मैं जल्दी से इसका जवाब आपको 3 हिस्सों में देता हूँ। देखिए जी, पहले तो मैं जितने पेरेंट्स सुन रहे हैं ये बोलना चाहता हूँ कि वीडियो गेम का फोकस और पढ़ाई और अटेंशन से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि हमारे वक्त में वीडियो गेम नहीं थे, लेकिन लड़के जो पढ़ाई या काम नहीं करते थे वो सारे दिन नीचे क्रिकेट खेलते थे या हॉकी खेलते थे या फुटबॉल खेलते थे। तो फिजिकल और वर्चुअल का कोई आपस में ताल्लुक नहीं है किसी की डिसिप्लिन या किसी की पढ़ाई या किसी चीज़ से। तो ये मैं सारे पेरेंट्स को बोलना चाहता हूँ, ये अपने दिमाग में बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। नंबर 2, देखें आपने कहा कैसे उसको एक्सपोजर मिलेगा। देखिए ये सारा गेम इकोनॉमिक्स का है। जब ये सिर्फ एक पास टाइम था और इसके पीछे कोई इंडस्ट्री नहीं खड़ी हुई थी, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे जैसे इकोनॉमीज़ में जहाँ पर नौकरी करना, पढ़ाई करना और ये सारी चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है, वहाँ पर आप कह सकते थे यार खेल के क्या करोगे, टाइम ज़ाया हो रहा है। बट अब ऐसा नहीं है। देखिए हर बच्चा या हर इंसान फिजिकल स्पोर्ट्स के लिए नहीं बना हुआ, ठीक है ना। कद, शक्ल, हाइट, बिल्ड, ये चीज़ें बड़ा मैटर करती हैं फिजिकल स्पोर्ट्स में, ठीक है। लेकिन अगर आप ई स्पोर्ट्स की बात करें तो देयर इज़ अ लार्जर सेगमेंट ऑफ योर पॉपुलेशन जो ई स्पोर्ट्स खेल सकती है, जो ई स्पोर्ट्स में महारत हासिल कर सकती है, क्योंकि या तो वो मोबाइल पे है, जो मोबाइल उसके पास लाजमी है, या तो वो कंप्यूटर पे है, जो कि उसके पास एक्सेस इन्फिनिटली ज़्यादा हो गया पिछले ज़माने से कंपेयर करके। तो जब आप उसको अलाउ करेंगे तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। अच्छा, पैसे कमाए कैसे जाते हैं? देखिए लाइक एवरी स्पोर्ट्स, इसलिए इसे ई स्पोर्ट्स कहते हैं। ये स्टार्ट हमेशा हॉबी से होता है, ठीक है, लेकिन अब इसके गिर्द आपके मुल्क में भी बड़े स्ट्रक्चर्स क्रिएट हो गए हैं। अलग अलग शहरों में लीग्स खड़ी हो गई हैं हर गेम के लिए, अलग अलग टीम्स खड़ी हो गई हैं, अलग अलग स्पॉन्सर्स ने टीमों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है, और यहीं से आपके लिए विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुलती है कि फिर आप ऑनलाइन इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में खेलते हैं। ये एक मिसकंसेप्शन है कि हर टूर्नामेंट खेलने के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। जी बिल्कुल, बड़े टूर्नामेंट्स में कई शमूलियत के लिए आपको ट्रैवल करना पड़ता है, और आप ट्विटर पे देखते रहते हैं बेचारे यार सलान और आतिफ और फरजीन ये रो रहे होते हैं कि वीज़ा नहीं मिला, टिकटें नहीं मिली, फलाना नहीं हुआ। लेकिन बाय एंड लार्ज आप अपना प्रोफेशनल करियर ऑनलाइन गेमिंग से बहुत आसानी से पाकिस्तान से शुरू कर सकते हैं। इनफैक्ट कुछ साल पहले तक तो आपके टॉप वैलोरेंट के और काउंटर स्ट्राइक के प्लेयर्स ने मुल्क से बाहर ट्रैवल ही आज तक नहीं किया था, पाकिस्तान से खेलते थे वो, ठीक है। सो आई थिंक अपॉर्चुनिटी जब आप एक्सपोजर देंगे तो खुद ब खुद ही फिर वो कम्युनिटी में आगे निकल के एमेच्योर से प्रोफेशनल लेवल पे चले जाएंगे। और आज इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि मैं आपको बताऊँ इस वक्त डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है, बिकॉज लोग को तरीका नहीं पता कि कैसे आए मेन स्ट्रीम पे। तो हम तो उल्टा लोगों को इनकरेज करते हैं कि फ्रंट पे आए, ताकि जो डिमांड जनरेशन हुई है लोग अडॉप्ट करें इन प्लेयर्स को, स्पॉन्सर करें, इनको एक्सपोजर दें।
अच्छा इमरान साहब, ये एक तो ज़ाहिर है ये कॉम्पिटिशन्स हैं कि जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और उसमें फिर आप अपना करियर बना सकते हैं, लेकिन सोशल साइट्स पर आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे इश्तिहारात की सूरत में स्कैम्स भी मौजूद होते हैं, जिसमें बड़ी बड़ी टैग लाइन्स लगी हुई होती हैं कि ये आप ये वाला गेम खेलें और इतने रुपए कमाएं, और ये गेम खेलें और इतने रुपए कमाएं। तो ये इसकी भी रोकथाम मुमकिन है, चूँकि वो तो सब कुछ फ्रॉड की बुनियाद पर हो रहा है, उससे कहीं फिर ये ई गेमिंग का, ई स्पोर्ट्स का जो बुनियादी कॉन्सेप्ट है, कहीं ये मुतासर ना हो जाए। सर आपने बहुत अच्छी बात की, तो मुझे मौका दिया इसका जवाब देने का। देखें, ऑनलाइन गैम्बलिंग, कसिनो और प्ले टू अर्न गेम्स का ई स्पोर्ट्स से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमारे मुल्क में कोई ताल्लुक है और बाकी 192 मुल्कों में भी कोई ताल्लुक नहीं है। हर मुल्क में ये प्ले टू अर्न गेम, गैम्बलिंग, गेम्स ऑफ प्राइजेस, ये बैंड है। कई कई मुल्कों में तो इस पर कड़ी सज़ा भी है। इंडिया में भी अगर आप पिछले साल लॉ पास हुआ है जिसमें बड़े बड़े जो पहले ये फैंटेसी क्रिकेट और ये सारे इदारे थे, ड्रीम 11 वगैरह, इनको भी बंद कर दिया गया है इसी वजह से, क्योंकि लोग मुतासिर होते हैं इनके एड्स वगैरह देख के, वो पैसे लगाते हैं, वो खेलते हैं। जब हम ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं सर, तो हम बात करते हैं एक्चुअल फंडामेंटल ई स्पोर्ट्स अराउंड वो गेम्स दुनिया में जो ई स्पोर्ट्स के लिए खेले जा रहे हैं। हमारा मतलब कैंडी क्रश खेलना पैसों के लिए, या कोई कैसीनो रॉयल गेम आ रहा है, या ये चाइनीज़ ऐप्स आते रहते हैं, आप सही कह रहे हैं, इंस्टाग्राम पे ऐड आते हैं, डाउनलोड करो, 50 रुपये डालो, 500 रुपये कमा लो, ये ई स्पोर्ट्स नहीं है। एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड ये स्कैम्स हैं, एंड पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि ये 2 नंबरी है। और आप बिल्कुल कह रहे हैं, जिन पेरेंट्स को बेहतर नहीं पता होता वो फिर पूरी ई स्पोर्ट्स का नाम ख़राब करते हैं। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हम ई स्पोर्ट्स की बात करते हैं, हम इस्टेब्लिश्ड गेम्स जिनके ऊपर लोग ग्लोबली पार्टिसिपेट करते हैं, ये ऐप्स जो हैं ये बंद भी हुए हैं। पाकिस्तान पीटीए ने बंद भी किया है। पीटीए में अभी भी बहुत सारे ऐप्स गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर, एप्पल ऐप स्टोर पे बैन किए हुए हैं। कुछ आधे एक आधा निकल आते हैं, लेकिन हमें अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए आप जैसे प्लेटफॉर्म से कि इन ऐप्स को डाउनलोड भी नहीं करना चाहिए और इनमें पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो ये स्कैम है और दूसरा ये आपका डेटा भी चोरी करते हैं। तो हर वजह से ये ऐप्स नहीं डाउनलोड करने चाहिए आपको। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इमरान खान साहब, CEO रैप्टर गेम्स, हमारे साथ हुआ आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। कराची पोर्ट ट्रस्ट ने फिस्कल ईयर 2025-26 में अपनी 138 साल तारीख की सबसे ज़्यादा सालाना कार्गो हैंडलिंग का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। पोर्ट ने फिस्कल ईयर 17-18 का 54.6 मिलियन टन कार्गो हैंडलिंग का साबका रिकॉर्ड भी बहुत पीछे छोड़ दिया। गुज़िश्ता फिस्कल ईयर यानी 24-25 में कराची पोर्ट ने 53.9 मिलियन टन कार्गो हैंडल किया था, जबकि इस साल ये वॉल्यूम नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है और इसी अरसे में कंटेनराइज कार्गो भी पहली मरतबा 2.6 मिलियन TEU से तजावुज़ कर गया, जो पोर्ट की तारीख का सबसे बड़ा कंटेनर रिकॉर्ड है। अब हालिया महीनों में हम ये देखते हैं कि आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी और खलीजी नेवल रूट्स में रुकावटों के बाइस कई आलमी शिपिंग कंपनीज अपनी ट्रांसशिपमेंट सरगर्मियाँ पाकिस्तान मुंतकिल करने लगीं। अब इस गैर मामूली सूरत हाल से कराची पोर्ट को इजाफी कार्गो मिला, लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि सिर्फ यही वजह नहीं है। पोर्ट पर ऑपरेशनल रिफॉर्म्स के साथ गहरे ड्रिजिंग मंसूबे और बड़े जहाज़ों की आमद की सहूलत के अलावा डिजिटल निज़ाम के साथ पाकिस्तान सिंगल विंडो और तेज़ तर क्लियरेंस जैसे इक़दामात ने भी इस कारकर्दगी को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा किया है। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स का ये कहना है कि पोर्ट्स अफेयर्स का ये जो पोर्ट की मॉडर्नाइजेशन के साथ रिफॉर्म्स और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क की बेहतरी जारी है ताकि पाकिस्तान को खित्ते का अहम मैरीटाइम और ट्रेड हब बनाया जा सके। मई 2026 में कराची पोर्ट पर पहली मुकम्मल ट्रांसशिपमेंट कार्गो सर्विस पहुंची, जबकि जून में 140 एकड़ वाटर फ्रंट पर मैरीटाइम बिजनेस डिस्ट्रिक्ट क़याम के लिए MOUs भी साइन हुए। कार्गो वॉल्यूम में इजाफे से पोर्ट की इनकम के साथ शिपिंग एक्टिविटीज़ और मुल्क की तिजारत को फ़ायदा पहुंचने की भी तवक्को है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स ये खबरदार भी करते हैं कि अगर खलीजी हालात मामूल पर आ गए तो ये ट्रैफिक किसी हद तक वापस भी जा सकता है। अब इसके लिए मुस्तकिल कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए कम टर्न अराउंड टाइम के साथ बेहतर सर्विस के अलावा कॉम्पिटिटिव टैरिफ और जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर बरकरार रखना बहुत ज़रूरी है। अब ये रिकॉर्ड कर लिया गया है, लेकिन इस ट्रैफिक को मेनटेन कैसे रखा जा सकता है और ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, इस पर हम बात करेंगे वाइस एडमिरल रिटायर्ड अहमद सईद साहब से, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए शामिल आप हुए, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त दिया। अब ये जो ट्रैफिक इस वक्त पाकिस्तान में कन्वर्ट हुआ है दीगर ममालिक का, और जाहिर है उसकी वजह जियो पॉलिटिकल सिचुएशन। अब जैसे जैसे हालात में बेहतरी आई तो अब ये ट्रैफिक कम हो जाएगा, बरकरार रहेगा, इसके लिए पाकिस्तान को क्या क्या इक़दाम करने होंगे? जी, अस्सलाम वालेकुम अरबाब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। और आपने बहुत ही अच्छा इंट्रो दिया और उसमें ये तमाम अवामिल जो है आपने बड़े अच्छे तरीके से उनका इहादा किया। तो पहली बात तो ये है कि यकीनी तौर पे जो इस इलाके के अभी ईरान और गल्फ़ के जो हालात चल रहे हैं उसका इम्पैक्ट तो ज़रूर है कि जिसकी वजह से
जो कार्गो अंदर जा नहीं सका, वो शिप्स जो है ज़ाहिर बात है उनके पास जो कार्गो था उन्होंने कहीं ऑफलोड करना था, उनके लिए इकोनॉमिकली वायबल नहीं है कि वो शिप पे लेके उसको रखें। तो उस हवाले से उनको ट्रांसशिपमेंट पोर्ट की रिक्वायरमेंट थी जहाँ पे वो अपना वेयर हाउसिंग कर सकें। तो उस हवाले से इमीडिएट जो हमारी तैयार है पोर्ट, वो केपीटी और पीक्यूए दोनों। तो उस हवाले से मेरे ख्याल में हमें क्रेडिट देना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स ने कि उस इस मौके को देखते हुए उन्होंने जो लॉज के अंदर जो तब्दीलियां थी, स्पेशली जो एफबीआर के रूल्स थे या कस्टम्स रूल्स थे, उनको बहुत जल्द ही उन्होंने गवर्नमेंट से अप्रूवल करवा ली। और उस वजह से हमारी जो कैपेसिटी है केपीटी में या पीक्यूए में, वो काफ़ी बढ़ गई, इसलिए कि जो ऑफ डॉक का कैपेसिटी है वो पहले इंटीग्रेट नहीं हुई हुई थी, उसको बड़े अच्छे तरीके से इंटीग्रेट कर लिया गया। तो ये तो अपनी जगह एक है, लेकिन जो केपीटी के अंदर और पीक्यूए के अंदर जो मॉडर्नाइजेशन का अमल है वो तो पहले से ही चल रहा है। जैसे आपने जिक्र फरमाया कि जो हमारा सिंगल विंडो ऑपरेशन है केपीटी का, वो ऑलरेडी इट वाज इन प्लेस, और वो अभी उसका फायदा ये हुआ कि उसको इस मौके के साथ उन्होंने इंटीग्रेट कर लिया। तो उससे हमारी कैपेसिटी जो है, आपने जैसे कहा कि टर्न अराउंड टाइम है, वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव हो गया अभी। हालांकि इसमें गुंजाइश ज़रूर है इसको और बेहतर करने की, और आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में और बेहतर होता जाएगा। सही। तो अब ये इसी वजह से जी आप कंटिन्यू इसी वजह से जी एक छोटी सी बात और कर दूं, इसी वजह से देखें, कहते हैं ना मनी गोज वेयर इट ग्रोज। तो उसी हवाले से जो आपने केस किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया की एक एमओयू की बात की कि वहाँ पे वाटर फ्रंट पे केपीटी का तकरीबन 140 एकड़ का एक एरिया है जिसपे उन्होंने मैरीटाइम डिस्ट्रिक्ट सिटी बनाने की डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, जहाँ पे जो बिल्कुल लेटेस्ट सिस्टम्स और चीज़ें लगाई जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक और चीज़ है, वो एक हांगकांग की एक कंपनी है जिन्होंने केपीटी की जो कंटेनर टर्मिनल हैंडलिंग है उसको और ज़्यादा एफिशिएंट और मॉडिफाई करने के लिए तकरीबन $3 बिलियन का उन्होंने भी अंदिया दिया है। तो मेरे ख्याल में ये चीज़ें आपको अभी कॉम्पिटिटिव बना रही हैं। और इसका जैसे आपने बात की कि जो कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स है इस साल का 2025 का, उसमें केपीटी जो है वो 99 पोजीशन से 69 पे आई है, तकरीबन 30 पॉइंट्स का उन्होंने जंप लिया, जो बड़ी बेहतर कारकर्दगी है। इसी अलावे से इसी हवाले से पीक्यूए ने भी अपने आप को बहुत इम्प्रूव किया है, वो टॉप 5 जो मर्जिंग पोर्ट्स हैं उसमें आना शुरू हो गई है। तो ये वो इंडिकेटर्स हैं जो हमें बता रहे हैं कि जो हमारा एग्जिस्टिंग सेटअप है वो अभी काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। तो अब अहमद साहब इससे हमारा रेवेन्यू जनरेशन भी खासा बेहतर होगा, जो पोर्ट की इनकम है उसमें भी इससे इजाफा होगा, और ये अब जब हालात बिल्कुल मामूल पर आ जाएंगे तो ये जो कार्गो हैंडलिंग का भी रिकॉर्ड बना है, क्या इसमें कोई 10, 15 या 20% की फिर कमी भी आ सकती है? चूँकि जो रूट्स उस वक्त अवेलेबल नहीं थे, जब वो अवेलेबल होंगे दीगर ममालिक को, तो फिर उसके बावजूद भी वो ये सर्विस हमारी यूटिलाइज़ करना मुनासिब समझेंगे? जी, इसलिए कि देखें पहले जो कॉम्पिटिटिव टैरिफ्स थे उसमें हम लोग ज़्यादा हमने ध्यान नहीं दिया था मेरे ख्याल में। अब जैसे जैसे आपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपोर्ट्स को ज़्यादा बेहतर और कॉम्पिटिटिव बनाते जा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में अभी कार्गो यहाँ से जो हमारे पास ऑलरेडी क्लाइंटल डेवलप हो गई है, ये इम्प्रूव होगी। इसलिए कि कार्गो तो वैसे ही बहुत ज़्यादा इस एरिया में, आप देखें जो इंडियन ओशन है उसके अंदर जो तीनों बड़े चोक पॉइंट्स हैं, आप जैसे स्ट्रेट ऑफ मलाका है, हुर्मुज है और बाबुल मंदब है, इनमें जो टोटल कैपेसिटी इस वक्त चल रही है तकरीबन 65 से 70% ऑफ द टोटल वर्ल्ड का जो कार्गो इधर से पास होता है। तो उस हवाले से कैपेसिटी का तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। हम ये समझते हैं कि जितना बड़ा हम करते जाएंगे उतनी आप ज़्यादा पोर्ट बना लें, आप ज़्यादा हैंडल करेंगे। और साथ ही साथ जैसे हम आगे चाह रहे हैं कि पाकिस्तान आगे कनेक्टिविटी प्रोवाइड करे सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स को, इसके साथ साथ ईरान के साथ, इसके साथ हमारा चाइना के साथ, तो ये सारी जब कनेक्टिविटीज बढ़ना शुरू हो गई तो ट्रांजिट ट्रेड भी हमारा बढ़ना शुरू हो जाएगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं जो ट्रांसशिपमेंट की, तो जैसे जैसे ट्रांजिट ट्रेड बढ़ेगा तो आपकी ट्रांसशिपमेंट की और रिक्वायरमेंट भी साथ साथ कनेक्टिविटी के हवाले से बढ़ना शुरू हो जाएंगी। तो मेरे ख्याल में तो आने वाले दिनों में पाकिस्तान का मैरीटाइम का मुस्तकबिल बहुत अच्छा है। पॉलिसीज हम बनाते रहें और सस्टेनेबल होनी चाहिए, क्योंकि मैरीटाइम में जो
पॉलिसीज हैं वो 20 से 25 साल की बननी चाहिए, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि बड़ा मनी इंटेंसिव होता है और इसमें जो फॉरेन इन्वेस्टर आता है तो हर 5 साल के बाद नहीं चाहता कि पॉलिसीज चेंज हो। तो उस वजह से मेरे ख्याल में ये 2-4 फैक्टर्स हैं। और दूसरा, टेक्नोलॉजी इंटेंसिव है, ज़ाहिर है नई टेक्नोलॉजी आएगी, ह्यूमन रिसोर्स को हमें डेवलप करने के लिए हमारे पास इंस्टीट्यूशंस कम है, उनको और बेहतर बनाने की ज़रूरत है। और अहमद साहब, हमारे शिपिंग सेक्टर की मज़ीद प्रोग्रेस के लिए हमें कुछ नए शिप्स भी फौरी तौर पर इस वक्त दरकार होंगे, उनके लिए भी हमें कुछ इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगी। और इन हालात को देखते हुए अब पाकिस्तान के ऊपर, पाकिस्तान की पोर्ट्स के ऊपर ज़ाहिर दुनिया का भी एतमाद पहले से ज़्यादा बढ़ा होगा। तो ये सारी सूरत हाल को देखते हुए हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारे शिप्स की तादाद में भी कुछ इजाफा होगा, ताकि जो हमारा एक फ्रेट बिल है वो भी कुछ चंद अरब डॉलर उसमें भी कमी हो सके। जी, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की तरफ इशारा किया है। मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही है कि हमें जो हमारे शिप्स हैं नेशनल फ्लीट के, वो बहुत कम हैं, और जो हैं वो भी मोस्टली हमारे जो लिक्विड कार्गो है जिसमें ऑयल, फ्यूल और इन चीज़ों के लिए हैं। हमारे पास कोई कंटेनर शिप नहीं है इस वक्त। तो उसका तरीका यही है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव डेवलप करना चाहिए, ताकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हो और हमारे पास ज़्यादा शिप जो है ना, नेशनल हमारे शिपिंग कॉरपोरेशन है, और उसमें इसके अलावा हम लोग इंसेंटिव डेवलप कर सकते हैं कि जो शिपिंग कंपनीज़ हैं, जैसे पहले हमारे पास 70s से पहले हमारे पास शिपिंग कंपनीज भी प्राइवेटली ऑपरेट करती थी। तो जैसे अभी आपने प्राइवेटाइज करके पीआईए को एक प्राइवेटाइज एंटिटी में डेवलप कर लिया है, तो इसी तरीके से प्राइवेट शिपिंग कंपनीज को भी इंसेंटिव दें ताकि वो आए और पाक रुपीस में हमारे साथ वो बिजनेस करें। तो उस हवाले से बिल्कुल आपने सही कहा कि इस वक्त जो हमारा कार्गो है, जो हम टोटल हैंडल कर रहे हैं, वो तकरीबन 10 से 12% है, और बाकी जो हमारा कार्गो है उसके लिए हमें फ्रेट देना पड़ता है, जो कि इन द ट्यून ऑफ तकरीबन 6 से 8 बिलियन के करीब है। तो उसको हम ज़ाहिर बात है कि जब शिप्स होंगे तो उस बिल को हम माइनस कर सकते हैं और उस पर अच्छा खासी ये बचत होगी। तो ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है आपका। मेरे ख्याल में इसके ऊपर हुकूमत काम तो कर रही है, लेकिन अभी तक जो पॉलिसीज है मेरे ख्याल में अभी तक उस लेवल पे नहीं आई कि हमारा जो फॉरेन इन्वेस्टर है वो इस तरफ इसकी तवज्जो मरकूज हो। तो अहमद साहब, आज से कोई 2 साल पहले जब हमने ब्लू इकोनॉमी पर अपने प्रोग्राम में बात करना शुरू की और आप ही को सबसे पहले इनवाइट किया, तो एक बड़ा अनटैप्ड किस्म का ये सेक्टर था। बहुत सारे लोगों को इससे मुतालिक नहीं मालूम था कि ये 100 अरब डॉलर पाकिस्तान इससे जनरेट कर सकता है। तो इस 2 साल में कितनी प्रोग्रेस आपने देखी गवर्नमेंट के इदारों में, गवर्नमेंट की संजीदगी, उनकी रेगुलेशंस में आसानी, उनकी पॉलिसी मेकिंग, यानी कुछ डिस्कवरीज इसमें हुई हैं, कुछ आगे चलकर मज़ीद इसमें भी प्रोग्रेस की गुंजाइश मौजूद है? जी, मैं समझता हूँ कि पहला स्टेज होती है अवेयरनेस की, जिसके अंदर के हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनकी अवेयरनेस डेवलप की जाए। तो आपने बिल्कुल सही कहा, जब उस वक्त हमने सफ़र शुरू किया तो हमने बहुत सारे एवेन्यूज़ के ऊपर बातचीत की। उस हवाले से मैं आपको जो अच्छी खबरें हैं वो ये दे सकता हूँ कि जैसे हमारी फिशरी है, इसने बड़ा अच्छा परफॉर्म करना शुरू किया है और उसमें अभी 500+ मिलियंस पे चले गए हैं। इसके अलावा साथ साथ हमारा जो श्रिम्प फार्मिंग है उसने बड़ा पेस ले लिया है, और आपको मालूम ही है कि साउथ ऑफ पंजाब में भी जो ब्रैकिश वाटर है उसके अंदर भी स्टार्ट हो गया है। तो ये भी आने वाले दिनों में मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा इसका एवेन्यू डेवलप हो रहा है। इसके साथ साथ जो है बलूचिस्तान में भी जो उनकी एक्वाकल्चर और फिशरीज की पॉलिसी है, उन्होंने बड़े अच्छे इंसेंटिव दे के उसको अभी स्टार्ट किया है। तो मेरे ख्याल में, और साथ में जो पाकिस्तान सिंगल विंडो केपीटी ने स्टार्ट किया, और इसी तरीके से पीक्यूए ने भी अपनी काफ़ी पोर्ट्स को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी शुरुआत है। और साथ ही साथ मैं समझता हूँ गवर्नमेंट ने जो अपनी पॉलिसी लेवल के ऊपर काम किया है वो है, इन्होंने जो उड़ान पाकिस्तान है उसके अंदर उन्होंने ब्लू इकोनॉमी को एक पिलर के तौर पे लिया, और उसके ऊपर भी काफ़ी अच्छी चीज़ें अभी चल रही हैं। तो आने वाले दिनों में जो टारगेट है मेरे ख्याल में 5 साल में बाय 2030 5 बिलियन का उन्होंने टारगेट रखा है कि वो मैरीटाइम सेक्टर से उसको हासिल करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक पॉलिसी लेवल पे और अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक अच्छी शुरुआत है। और आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि जो हमने 100 बिलियन की बात की थी उसमें मैं आज भी किसी एक चैनल पे बात कर रहा था कि उसमें एवरेज जो है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो मैरीटाइम,
उनका तकरीबन 6 से 7% एवरेज जीडीपी का उनके नेशनल इकोनॉमी में उसका हिस्सा बनता है। तो अगर हमारी 410 बिलियन की हमारी इकोनॉमी का हुजूम है, तो उसका तकरीबन 6 से 7 बिलियन अगर आप लगा लें तो 35 से 40 बिलियन के करीब हमारा इसमें हिस्सा होना चाहिए, जो कि अभी कम है। इट्स तक अबाउट 2% के करीब बनता है, जो 5 बिलियन होगा। 4 से 5 बिलियन है, तो इसमें बहुत गुंजाइश है मेरे ख्याल में, और आने वाले दिनों में हम समझते हैं कि इसमें और बेहतरी होगी इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वाइस एडमिरल लिट्टी साहब, फॉर्मर प्रेसिडेंट नीमा हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।